नमस्कार मित्रों, मैं हूं ऋषि राज टंडन। मैं एक कंपनी सेक्रेटरी हूं बाय प्रोफेशन। आज हम लोग 15 अगस्त को नया चैनल शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है संवाद भारती। विभिन्न तरह के लोगों का आपस में संवाद स्थापित करना। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि आपस में बहुत ज़्यादा विद्वेष बढ़ गया है। हर काम के रिलेशन में ना केवल लोगों का आपस में ओपिनियन है, बल्कि उस ओपिनियन को व्यक्त करने का एक उग्र तरीका भी आज़ाद होनी चाहिए। हम एक दूसरे से बात कर सकें तरीका भी है। तो मेरे दिमाग में आया कि क्या एक हमारी सिविलाइज सोसाइटी में, इतने पुराने कल्चर में, डेमोक्रेसी को होते हुए क्या हम आपस में सभ्य तरीके से बात नहीं कर सकते? और अगर कर सकते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं? इस तरीके को ढूंढने के लिए हमने इस चैनल को बनाया है। 15 अगस्त का उसका इनॉग्रेशन इसलिए कर रहे हैं कि हमारा देश, क्योंकि हमारा देश इस 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था। तो हमारी आपस में वार्तालाप भी आज़ाद होनी चाहिए, सोच भी आज़ाद होनी चाहिए, एक दूसरे की बात सुन सकें। ये ज़रूरी है इसलिए कि न केवल हम लोग अपनी बात कर रहे हैं, बल्कि दूसरों की बातों को समझ भी रहे हैं। जब तक हम दूसरे की बातों को समझेंगे नहीं उसको, तब तक हमारा अपना विचार भी बदलेगा नहीं। चलिए आइए देखते हैं कि ये देश ऐसा क्यों है, हमारे लोग जैसा भी सोचते हैं वैसा क्यों सोचते हैं। आप सबका स्वागत है संवाद भारती पे। नमस्कार, मैं ऋषि राज टंडन। नमस्कार, आर.के. टंडन। आज 15 अगस्त है। 15 अगस्त को हम लोग आज के अपने संवाद भारती चैनल का इनॉग्रेशन कर रहे हैं। मेरे साथ हैं मेरे पिताश्री श्री आर.के. टंडन। हम दोनों लोग प्रोफेशन से कंपनी सेक्रेटरी हैं, मगर देश हित की बहुत सारी बातों में हम लोग इंटरेस्टेड हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि आप लोग भी हमारे साथ देश हित के बहुत से डिस्कशंस में जुड़े और अपने विचारों को हमारे साथ शेयर करें। संवाद भारती का काम यही होगा कि पूरे भारत में संवाद कायम करना। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं, मगर ये काम रुकेगा नहीं। दिन दूनी रात चौगनी तरीके से ये काम चलता रहेगा। तो हम लोगों का इंट्रोडक्शन तो हो गया, इसके आगे बढ़ते हैं। आज क्या, आज 15 अगस्त के कार्यक्रम के उपलक्ष्य में हम लोग कुछ बात करेंगे। बात का उपलक्ष्य खाली 15 अगस्त नॉर्मल सेंस में नहीं होगा, बल्कि देश के संदर्भ में क्या क्या चैलेंजेस हैं और उन चैलेंजेस को आगे के सालों में कैसे मीट किया जाएगा, आने वाले 100-200 सालों में कैसे देखते हैं हम लोग, उनको हम लोग कैसे मीट आउट करते हैं, ये देखा जाए। तो हमारी जो प्रथम गेस्ट हैं उनको 50 साल से ज़्यादा का काम का एक्सपीरियंस है, लोगों से मिलने का एक्सपीरियंस है, गवर्नमेंट में रहने का, बिजनेस में रहने का, हर तरीके का एक्सपीरियंस है। मैं खुद भी हालांकि कभी नौकरी में नहीं रहा, मगर बिज़नेस का 25 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। तो लोगों से मिलने का हम सबको एक एक्सपीरियंस रहा है। तो और इस तरह से हम लोग, देश कहाँ जा रहा है, इकॉनमी कैसे परफॉर्म कर रही है और आगे बिजनेस कैसे आगे बढ़ेगा देश में, यहाँ से शुरू करते हैं। तो आर.के. टंडन सर, आपका इंट्रोडक्शन तो मैंने करा दिया। आगे आने वाले 10 साल में आप क्या देखते हैं कि भारत इकॉनमिक हालात में कैसे होगा? आज जैसे कोरोना पीरियड में हम लोग परेशान दिख रहे हैं सब लोग, आगे क्या देखते हैं हम लोग कि देश की क्या हालत होने वाले हैं अगले आने वाले 5-10 सालों में? मैं ये समझता हूँ कि जो सरकार ने निर्णय अभी आज ही लिया है कि डिफेंस में 101 आइटम्स ऐसे हैं जो पहले आयात किए जाते थे फॉरेन कंट्रीज से, हमारा फॉरेन करेंसी बाहर जाता था, उसको इंडिया के अंदर बनाया जाएगा और आयात को बंद कर दिया जाएगा, कर दिया गया। तो इस
इस डिसीजन से क्या इम्प्लीकेशंस होंगे वो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि भारत में जो डिफेंस से रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ हैं उनको एक तो एक्सपेंशन का मौका मिलेगा और दूसरा नई इंडस्ट्री आएंगी जो प्रोडक्शन हम लोग नहीं करते थे उस लाइन में भी हम लोग जाएंगे। तो उससे काफ़ी नौकरियों का भी सृजन होगा और बिजनेस का भी सृजन होगा और बाहर पैसा जाना रुकेगा और आयात बंद होगा। तो उसका नतीजा ये होगा हमारी अर्थव्यवस्था ऊपर उठेगी और हमारी जो करेंसी है उसकी वैल्यू भी थोड़ी बढ़ेगी, क्योंकि वैल्यू घटती है बढ़ती है आपके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से। तो इसमें जब इंपोर्ट कम होगा तो आपका नेचुरली आर्थिक प्रगति काफ़ी होगी। और हम समझते हैं कि जो उनका ये नौकरियों का काम है काफ़ी नौकरियाँ से आएंगी बाहर। अभी जो अर्थव्यवस्था में कोरोना 19 से प्रॉब्लम्स आई हैं बहुत जल्दी इसको पिकअप कर लेंगे हम लोग और काफ़ी शुरू हो गया पिकअप करना और अब रुकेगा नहीं। और कोरोना को कैसे अटैक करना ये तो एक सरकार कर रही है, काफ़ी कोशिश कर रही है, लेकिन एक ग्लोबल इशू है। लेट अस वेट एंड सी क्या जी भाई साहब, मैं आपसे बहुत एग्री करता हूँ कि कोरोना में चाहे कितनी भी प्रॉब्लम हो जाए देश को, मगर कई बहुत सारे ऐसे सेक्टर नए हैं जिनमें अभी तक कुछ काम ही नहीं हुआ देश में। इन सेक्टर्स में कोई भी प्राइवेट ना तो इक्विटी लगी है, ना बिजनेस शुरू हुआ है, ना ही नौकरियों का सृजन हुआ है। डिफेंस सेक्टर जैसे आपने अभी मुझे बताया कि डिफेंस सेक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है जो कि अब से पब्लिक के लिए खुल रहा है। इसका मतलब नए ऑर्गेनाइजेशंस बनेंगे, उन ऑर्गेनाइजेशन नई टेक्नोलॉजी एडॉप्शन होगा और नई टेक्नोलॉजी क्रिएट करेंगे, R&D में खर्चा करेंगे, नए लोगों को मैन्युफैक्चरिंग का मौका दिया जाएगा जिससे नई फैक्ट्रियाँ लगेंगी। उन फैक्ट्री से नए लोगों को व्यापार और नौकरियां दोनों में प्रोत्साहन मिलेगा। ये एक बहुत बढ़िया उत्सव है। इससे कंट्री का मेरे हिसाब से जो करंट अकाउंट डेफिसिट है और कैपिटल अकाउंट डेफिसिट है दोनों कम होंगे। इसकी वजह से जैसा आप कह रहे थे हमारी जो इकॉनमी नहीं बल्कि हमारी जो मुद्रा है उसकी वैल्यूएशन भी अब जाएगी, अप्रिशिएट होगी। मगर आपका क्या कहना है, अगर मुद्रा की में बढ़ती है, वैल्यू बढ़ती है मुद्रा की किसी कंट्री में, तो क्या उसकी एक्सपोर्ट्स पे असर नहीं पड़ता? क्योंकि उनकी ऑफ कोर्स एक्सपोर्ट्स महंगे हो जाते हैं दूसरी कंट्रियों से, तो इसको कैसे निपटा जाएगा? देखिए, एक्सपोर्ट का अगर आपके प्रोडक्ट नए हैं, बढ़िया हैं, तो अगर प्राइस भी बढ़ता है तो एक्सपोर्ट तो बढ़ेगा ही। ऐसा बात नहीं एक्सपोर्ट घटेगा नहीं। आपके पास जब नए प्रोडक्ट्स होंगे और जो फॉरेन में एक्सेप्टेबल हैं, क्वालिटी कंट्रोल्स बढ़िया हैं, तो एक्सपोर्ट तो बढ़ेगा। एक्सपोर्ट उसकी मुद्रा बढ़ने से घटने वाला नहीं है। आपके प्रोडक्ट क्या हैं उसकी बेसिस पे आपका एक्सपोर्ट बढ़ता है, मुद्रा से इतना नहीं रिलेटेड है। लेकिन फिर भी हम ये बता दें कि जो टेक्निकल नो हाउ है, R&D हम लोग खुद भी करें और साथ में जो टेक्निकल डेवलपमेंट बाहर हो चुके हैं फॉर्म में, तो वो टेक्निकल नो हाउ अगर खरीद के लाना चाहते हैं उसमें कोई हर्जा नहीं है, क्योंकि हम काफ़ी टाइम उसमें बचा लेंगे अपना टेक्निकल नो हाउ को नया बनाने में। तो जो बन चुका है बाहर से वो अगर आपको पसंद आता है तो आप टेक्निकल नो हाउ लेके आइए वहाँ से और यहाँ पर आके उसको फर्दर अपने यूटिलाइजेशन में लाइए, उतना टाइम बचाइए और प्रोडक्शन में भी जल्दी आ जाएंगे आप। जब प्रोडक्शन जल्दी होगा तो नेचुरली इंडस्ट्री का जो लीड टाइम है वो कम हो जाएगा। इंडस्ट्री लगाने का लीड टाइम कम होना ज़रूरी है, क्योंकि अब बहुत लंबे पीरियड के लिए लंबे प्रोजेक्ट्स वेट नहीं किया सकते। यू हैव टू गो फॉर इट। और टेक्निकल नो हाउ सोचिए, समझिए और देखिए अपग्रेड हमें किस तरह की चीज़ें लानी चाहिए और अपग्रेड करना चाहिए। जो एग्जिस्टिंग टेक्निकल नो हाउ उसको कैसे अपग्रेड कर सकते हैं। अभी जैसे डिफेंस में आपने कहा कि हम 101 आइटम बैन कर दिए, लेकिन ज़रूरी नहीं सबकी टेक्निकल नो हाउ के बाद अभी है। लेकिन आप समझते हैं कि अगले से 1 साल के अंदर 3 लाख करोड़ या 4 लाख करोड़ का हम प्रोडक्शन कर ले जाएंगे, तो उसमें अगर कुछ खर्चा आता है टेक्निकल नो हाउ लाने में, अपग्रेडेशन में एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी को, तो आपको करना चाहिए। यू मस्ट गो फॉर इट। और मेरे ख्याल से भाई साहब ये बात मुझे एक बात मैं आपको यहाँ बता दूँ, इंटरफेयर कर रहे हैं, मेरा एक्सपीरियंस अपना खुद का भी है
कि जब ये ऑटोमेशन हो रहा था और जब टिकटिंग एयर्स की उसकी सब जो थी मैनुअल होती थी, सन 80 की या 85 की बीच की बात है, तो उस समय हम लोग यूके से टेक्नोलॉजी लाए थे, टेक्नोलॉजी टिकटिंग की, ताकि सब ऑटोमेटिक हो जाए, कहीं बैठे कहीं का टिकट कर लीजिए। तो वो टेक्नोलॉजी 1980 में करीब इंडिया से यूके से लाया था, लेकिन यहाँ लाने के बाद तुरंत उसको 3 महीने के अंदर इम्प्लीमेंट कर दिया गया, क्योंकि हमारे टेक्निकल नो-हाउ को ला के इम्प्लीमेंट करने की क्षमता बहुत अधिक है। जो हमारे आईटी की ग्रेजुएट्स हैं वो है, दे आर ट्रिमेंडस वेरी गुड पीपल, दे कैन डू एनीथिंग। तो वो टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट में, R&D में लंबा पीरियड होता है, उसको इतना वेस्ट ना करके जो टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है फॉरन से, उसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए इंटरनेशनल मार्केट का, और तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो आपका ये कहना है कि हाई वॉल्यूम लो वैल्यू प्रोडक्ट से इंडिया को मूव करना चाहिए लो वॉल्यूम हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स पे, ताकि हमारी सप्लाई चेन जो बने वो आगे फ्यूचर में आने वाले प्रोडक्ट्स के हिसाब से बने और फ्यूचर प्रूफ बने, ताकि नए प्रोडक्ट्स को हम जल्दी से जल्दी मार्केट तक पहुंचा सकें, अच्छे प्राइस पे पहुंचा सकें और कंपैरेटिवली अच्छी क्वालिटी पे पहुंचा सकें, ताकि उसकी डिमांड बरकरार रहे। तो बात आपकी बिल्कुल सही है, 100% एग्री विद यू कि क्वालिटी की खाली बात होती है, पैसा क्वालिटी के हिसाब से होता है कि अगर कोई गाड़ी मर्सिडीज बेंज खरीद रहा है तो उसके मर्सिडीज बेंज के पैसे देने को तैयार होगा, कोई भी आदमी मारुति 800 के पैसे के हिसाब से मर्सिडीज बेंज खरीदने नहीं जाएगा। तो इस हिसाब से हम लोगों को टेक्नोलॉजी अपनी अपग्रेड करने की ज़रूरत है। एक और चीज़ है हम लोगों को जिसमें मुझे लगता है कि हम लोग कमज़ोर हैं, वो है सप्लाई चेन। हमारी सप्लाई चेन बहुत पुअर है। रॉ मटेरियल्स क्रिएट करना, सोर्स करना, प्रोडक्शन में लाना, उनमें जो वेस्ट मटेरियल उसको रीप्रोसेस करके रीयूज़ करना और फिर अल्टीमेटली फाइनल प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाना पैक करके, ये हम लोगों का पूरा सप्लाई चेन मैनेजमेंट मुझे लगता है कि अभी बहुत टाइम गैप बहुत है इसमें। इसकी वजह से हमारा जो प्रोडक्शन साइकिल है ये बहुत लंबा हो जा रहा है, मॉनेटरी साइकिल हमारा लंबा हो जा रहा है। तो जो काम में हमें एक साल में 20 साइकिल लगनी चाहिए वो हम 12 ही साइकिल कर पा रहे हैं। इसलिए हमारी टर्नओवर कंपनियों का, हमारी कंपनी इंडियन कंपनीज का टर्नओवर कम है, इवन दो उनके पास प्लांट कैपेसिटी है फिर भी नहीं प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, जो इंस्टॉल कैपेसिटी है फैक्ट्रियों की, पहला अटैम्प्ट तो ये होना चाहिए कि उनकी इंस्टॉल कैपेसिटी को पूरा अचीव किया जाए, प्रोडक्शन में कन्वर्ट किया जाए, और कहीं पर बढ़ाने की आवश्यकता जब आती है तब बढ़ाएं। अभी ना बढ़ाएं, अभी कंसंट्रेट करें इस बात पे कि जो आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है, इंस्टॉल कैपेसिटी है, उसको आप अचीव करें और क्वालिटी मेंटेन करें, और बैकअप सर्विस कस्टमर को ज़रूर दें, क्योंकि बैकअप सर्विस के बिना कोई प्रोडक्ट अब नहीं चलेगा। कस्टमर केयर आपको करनी ही पड़ेगी, और जिसका कस्टमर केयर बढ़िया होगा, प्रोडक्ट ठीक होगा, एवरेज भी होगा, कस्टमर केयर से वो आप सपोर्ट देते हैं, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। एक कॉन्फिडेंस लेवल कस्टमर का बढ़ जाता है, तो आपका प्रोडक्ट बिकता है। मार्केट में कस्टमर कॉन्फिडेंस बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। रिपीटिंग कस्टमर आता है, रिपीटिंग कस्टमर्स वो तो लेंगे ही, लेकिन अगर एक बार क्वालिटी ख़राब कर दिया आपने या ऐसा कस्टमर सर्विस नहीं दी, देन यू कांट सर्वाइव इन टुडेज मार्केट। तो आपके हिसाब से हम लोग अच्छी क्वालिटी को बेटर प्राइसिंग के साथ में चाइना के सामने रख सकते हैं, एज अ गुड कॉम्पिटिटर बन सकते हैं हम लोग? नहीं, हम समझते हैं चाइना से कंपटीशन की बात ना करें, क्योंकि देयर आर वेरियस इश्यूज। चाइना भी प्लेन बनाता है और फ्रांस भी बनाता है। वाई वी लाइक राफेल? वाई वी लाइक राफेल? बिकॉज द परफॉर्मेंस टेक्नोलॉजी इज मच फार सुपीरियर देन चाइना। तो चाइना की टेक्नोलॉजी नहीं है, मास प्रोडक्शन में चाइना इज़ वेरी गुड गोइंग अहेड, बिकॉज उन्होंने कमर्शियल लॉस को काफ़ी ख़त्म कर रखा है। लेकिन अब वो नहीं चल पाएगा। हमारे यहाँ कमर्शियल लॉस भी है, GST भी है, वो भी है, तब आप कमर्शियल डिस्प्यूट भी होती हैं, उनको रेजोल्यूशन प्रोसेस होना चाहिए फास्टर। तो रेजोल्यूशन प्रोसेस फास्टर है तो पीपल विल बी अट्रैक्टेड टू सेट अप देयर इंडस्ट्री एंड डू इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हम लोगों का बेस है, बेस जो हम लोग के जो टेक्नोलॉजी ला रहे हैं उसको ला करके इम्प्लीमेंट करना प्रोडक्ट में, ये बहुत फास्ट होना चाहिए, ये बहुत फास्ट होना चाहिए। और कोई भी प्रोजेक्ट अब जो है गवर्नमेंट को ये ध्यान देना चाहिए कि जो इंटरप्रेन्योर्स हैं उनका जो टाइम है वो
कंस्ट्रक्शन करने में, सेटअप करने में ना वेस्ट हो। गवर्नमेंट तैयार रेडीमेड शेड्स दे उनको एक जगह पे, एक तरह की इंडस्ट्री के लिए, यहाँ सब चीज़ें अवेलेबल हो, रॉ मटेरियल पास में हो, फटाफट 24 घंटे के रॉ मटेरियल पे काम कर रहे हैं लोग, कॉस्ट घट जाएगी। अगर आप कहेंगे नहीं हम तो 6 महीने का रॉ मटेरियल रखेंगे, इन्वेंट्री रखेंगे, तो कॉस्ट बढ़ती है। तो उसको ध्यान रखना चाहिए कि जो इंडस्ट्री लगाए वहाँ पर रॉ मटेरियल भी उसके आसपास अवेलेबल कराएं। ये ध्यान देने की बात है। सप्लाई चेन और जो और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो गवर्नमेंट को डेवलप करना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स कंस्ट्रक्शन ऑफ द शेड्स, अब सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दूसरी चीज़ जो इलेक्ट्रिसिटी रेट्स है वो इंडिया में बहुत हाई है, इसको किसी भी तरह से इंडस्ट्री के लिए से बहुत सब्सिडाइज कर देना चाहिए, तभी इंडस्ट्रियाँ चलेंगी। अगर आप 10 रुपये पर वाट लेंगे तो क्या इंडस्ट्री चलाएगा वो, कैसे कॉस्ट कर्टेल करेगा। कॉस्ट कर्टेलमेंट के लिए भी गवर्नमेंट को आगे आना पड़ेगा, और जो चीज़ों में पैसे ज़्यादा ले रहे हैं उसको घटाएं, वहाँ पर अट्रैक्शन दें लोगों को, इंडस्ट्री तब लगेगी। अगर आप कहेंगे हम तो इतनी लेंगे, बिजली का कॉस्ट नहीं कम करेंगे, तो इंडस्ट्री कहाँ से चलेगी। ये बहुत ज़रूरी है कि जो इनपुट्स हैं आपके उसकी कॉस्ट कम होनी चाहिए। कैसे कम हो, ये सरकार का काम है, दे मस्ट सी। और जो शेड्स हैं उसकी कॉस्ट उसको ना बियर करनी पड़े, वो जो है वो आप लीज पे दे दीजिए, सस्ती लीज पे दे दीजिए, जब भी चाहे वो पैकअप करके हट सकता है, उसका कोई लॉस नहीं होगा। कैपिटल कॉस्ट कम से कम हो जाएगा। कैपिटल कॉस्ट का इन्वेस्टमेंट सिर्फ टेक्नोलॉजी लाने में, उसको इम्प्लीमेंट करने में, रॉ मटेरियल खरीदने में, प्रोडक्शन करने में यूज़ होना चाहिए, बस। सही बात। हाँ, सही। और दूसरा, जहाँ जहाँ आप इंडस्ट्रियल ये वो बनाए, क्लस्टर बनाएं, इंडस्ट्रियल क्लस्टर कहते हैं इसको, इंडस्ट्रियल क्लस्टर खड़ा करें, वहीं पर बैंक की सुविधाएं पूरी होनी चाहिए। वहाँ पर ये नहीं कि बैंक के लिए वो भागा जा रहा कहीं का, बैंकों की फैसिलिटीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को तुरंत कोई ऑर्डर एक्सिक्यूट करना है और लोन की ज़रूरत है, विद इन आवर्स इट शुड बी सैंक्शन। ये नहीं कि प्रपोजल भेजा है और जाएगा और आएगा और ये महीनों लगेंगे, नो। इंडस्ट्रियल अगर ग्रोथ करनी है तो आपको हर चीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर भी, बैंकिंग फैसिलिटीज़ भी, रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी भी, मैन पावर अवेलेबिलिटी भी, ये चारों पांचों चीज़ें जो लगती हैं उस पर ध्यान दे करके आपको बहुत फास्टर मोड पे लाना पड़ेगा, फास्ट ट्रैक पे लाइए इसको, तभी आपकी इंडस्ट्री चलेगी। और जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, हाउ दे विल बी अट्रैक्टेड, वो पहले बिजली अप्लाई करेगा, फिर फलाना करेगा, वाई शेड इज़ रेडी, यू सी योर रिक्वायरमेंट, टेक इट इमीडिएटली, इंटर, ब्रिंग टेक्नोलॉजी, चालू हो जाओ, काम करो। प्लांट मशीनरी आएगी, लग जाती है तुरंत, आजकल प्लांट मशीनरी इज अवेलेबल, हाँ, कोई दिक्कत नहीं। वो सबसे कम बॉदरेशन का हाँ, काम तो है। आपके पास जो इंटरप्रेन्योर्स हैं उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई बॉदरेशन ना हो, कॉस्ट ऑफ इनपुट, इलेक्ट्रिसिटी ये वगैरह, लीज रेंट वेंट सब ये कम सब्सिडाइज हो सकता है। जब वो चल जाएगी इंडस्ट्री तब आप बढ़ाइए धीरे धीरे, लेकिन अभी शुरू में मत बढ़ाइए, कॉस्ट कर्टेलमेंट कीजिए उसको। नहीं, मुझे यहाँ पे एक चीज़ में इंटरफेयर कर रहा हूँ आपको, जो मुझे पर्सनली लगता है, यहाँ गवर्नमेंट ने इवन एसईजेड्स के केस में भी लैंड एक्विजिशन एंटरप्रेन्योर्स के जिम्मे कर दिया। देखिए, बड़े एंटरप्रेन्योर तो जा सकते हैं, निगोशिएट कर सकते हैं, पूरी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने के लिए किसानों से ज़मीन डायरेक्टली खरीद सकते हैं, मगर मिडिल एंड छोटे एंटरप्रेन्योर्स के लिए पॉसिबल नहीं है। उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि अगर उन्हें 20 एकड़ ज़मीन चाहिए तो वो हर 20-50 किसानों से आपस में निगोशिएट भी करें, एक आदमी को एक पैसे दें, दूसरे को दूसरे दें, तमाम तरीके की लीगल लड़ाइयाँ लड़ें और फिर अल्टीमेटली जाके प्लांट सेटअप करें। इतनी दिन में उनका इंटरेस्ट भी हट जाएगा, उनके कॉस्ट इतनी हो जाएगी, ओवरहेड्स इतने हो जाएंगे कि वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं भी यहाँ पे इनपुट देना चाहूँगा कि लैंड एक्विजिशन जैसी पर्टिकुलर ट्रिकी चीज़ ये गवर्नमेंट को फैसिलिटेट करनी चाहिए और बहुत अच्छी तरह फैसिलिटेट करनी चाहिए। इससे सरकार नहीं भाग सकती अगर उसको इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को प्रमोट करना है। अगर सरकार ये चाहे कि इंडस्ट्री को खुद ही लैंड खरीदना पड़ेगा तो कभी भी इंडस्ट्री नहीं बढ़ सकती, ये तो पक्की बात है। अच्छा, एक चीज़ और है, आप काफ़ी लंबे समय तक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री और आईटी सेक्टर से जुड़े रहे हैं। पहले एक बड़ी आईटी कंपनी के जनरल मैनेजर रहे आप कई साल, फिर उसके बाद अभी एक छोटी आईटी कंपनी से भी जुड़े हुए हैं। आपके हिसाब से सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है इंडिया के लिए? सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का फ्यूचर बहुत है, बहुत ज़्यादा है, इसको अंडरमाइन ना कीजिए। क्या है इसको सोचना आज बड़ा मुश्किल होता है कि आप 5 साल बाद कहाँ होंगे, लेकिन टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट मूव कर रही है वर्ल्ड में और 2-3 साल में टेक्नोलॉजी
ऑब्सोल्यूट हो जाती है। तो उसमें आप ध्यान रखें कि बाहर क्या चल रहा है, उसको टेक्नोलॉजी को आप ला रहे हैं और आगे किधर जाएंगे, वो टेक्नोलॉजी आपको ग्लोबल आपको देखनी पड़ेगी। बिल्कुल। और एक बार जो टेक्नोलॉजी चलेगी, ठीक है, आपने खर्चा किया और 3 साल में प्रोडक्शन करके आपने सब वसूल लिया, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन टेक्नोलॉजी का तो हमेशा आप गोल रहेगा, बिना टेक्नोलॉजी के कोई काम ही नहीं होना इंडिया में, कोई टेक्नोलॉजी के बिना काम नहीं होता। मेरा भी यही मानना है सर कि टेक्नोलॉजी ऐसी चीज़ है जिसको कि कंटिन्यूसली डेवलप करते रहना पड़ेगा। इंडिया में गवर्नमेंट को सपोर्ट करना पड़ेगा नई टेक्नोलॉजीज़ के डेवलपमेंट, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, न्यूरल नेटवर्क्स है, मतलब बिग डेटा कंप्यूटेशन है। इन चीज़ों में वर्ल्ड अभी अंदर जा रही है, तो हमारे पास एक चांस ऐसा है कि हम लोग पीछे की चीज़ों को लीप फ्रॉग करके वहाँ तक सीधे पहुँच जाएँ। बहुत सी चीज़ें जो बीच की हैं उनको दोबारा करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधे सीधे हम अग्रिम पंक्ति में जाके खड़े हो जाएंगे उन कंट्रीज़ के बराबर जो आज की दुनिया में अग्रणी हैं इन चीज़ों में। तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, मगर वही बात है कि सीड कैपिटल नहीं है, जिनके पास आइडिया है, जिनके पास नॉलेज है, उनके पास पैसा नहीं है। पैसा है तो साथ में सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट के साथ में लोगों को कंपनी कैसे चलानी है इसकी कंसल्टेंसी चाहिए, और साथ में बहुत सारे हिंदुस्तान में बहुत सारा रेड टेप लीगल रिक्वायरमेंट है। आपका क्या कहना है कि लीगल रिक्वायरमेंट्स किस तरीके से हमारे एंटरप्रेन्योर स्पिरिट्स को ख़त्म कर रही हैं? मेरे हिसाब से तो बहुत बुरा नेगेटिव इफेक्ट है इसका मैन्युफैक्चरिंग पे और इवन सर्विस सेक्टर पे भी। तो लीगल सिस्टम को कैसे सही रखा जाए ताकि किसी भी इंडस्ट्री को नहीं, ये क्वेश्चन आपका लीगल सिस्टम के ऊपर जो आपने उठाया ये बहुत सही है। लीगल सिस्टम एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत इजी होना चाहिए। उसको कैसे, जैसे जीएसटी मान लीजिए है, जीएसटी का रिटर्न, ये इजी सिस्टम्स होने चाहिए, बहुत कॉम्प्लिकेशंस नहीं होना चाहिए। कॉम्प्लिकेशंस को हटा देना चाहिए और अपने एंटरप्रेन्योर्स को बिलीव भी करना चाहिए एक लेवल तक। उसके बाद जो ठीक है, अगर बड़ी इंडस्ट्री है, दे कैन अफोर्ड टू कीप सेपरेट पर्सन फॉर जीएसटी, सेपरेट पर्सन फॉर दिस, सेपरेट फॉर लीगल केसेस। लेकिन छोटी इंडस्ट्रीज ये नहीं अफोर्ड कर सकती। उसके लिए ज़्यादा उसके लिए जहाँ पर भी आप इंडस्ट्रियल कल्चर बनाएं, वहीं पर पास में कोई सेंटर इस तरह का ही बना दें जहाँ पर कि आप ये कंप्लाइंसेस जो लीगल हैं वो एक सेंटर अलग सबका कर रहा है, और वहाँ की जितनी इंडस्ट्रीज़ के आसपास आती हैं सबका वर्कआउट करें। तो वहाँ पर एक प्रोफेशनल लग जाएगा। अच्छा आइडिया है। हाँ, वो प्रोफेशनल लग जाए ताकि वो अपना टाइम इन सब चीज़ों में वेस्ट ना करें, कंप्लाइंसेस में ना वेस्ट करें। वो सिर्फ टेक्नोलॉजी पे ध्यान दें, प्रोडक्शन पे ध्यान दें और बेचने पे ध्यान दें। नहीं, कंप्लायंस भी हमारे यहाँ इतने और कंप्लाइंसेस जो है रिड्यूस होने चाहिए। इतने ज़्यादा लॉज हैं। अब ये लेबर के रिलेशन में ही मेरे ख्याल से 50 से ज़्यादा ऐड किसी भी एक फैक्ट्री पे लगते होंगे। देखिए, बल्कि 100 लगते होंगे। आप अगर देखा लोकल लॉज को मिला लिया जाए तो 100 से ज़्यादा। हमें नंबर से मतलब नहीं है, हमें ये चीज़ होनी चाहिए। देखिए, इंडस्ट्रियल की पॉलिसी ऑफ हायर एंड फायर सुनने में ख़राब लगता है कि हायर कीजिए निकाल दिया। नो, अगर फायर का आपका नहीं होगा तो काम नहीं ले पाएंगे। हायर कीजिए और काम करें तो रिवार्ड कीजिए, और ना काम करें तो फायर कीजिए। रास्ता गेट के बाहर जाता है, उसमें कोई गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। जब आप सैलरी निगोशिएट करते हैं तब तो पर्सनल लेवल पे करते हैं, और जब फायरिंग की बात आती है तो लॉ खड़े हो जाते हैं कि आप निकाल नहीं सकते, फलाना नहीं कर सकते, ये क्या है, पेमेंट वेजेस एक्ट क्या है, बोनस एक्ट क्या है। जो सेटलमेंट एम्प्लॉई और रिलेशन बीच में हो वो डायरेक्ट होना चाहिए। गवर्नमेंट का कोई इन्फोर्समेंट नहीं होना चाहिए उस पर किसी भी लॉ में। लेकिन लेट देम टू, क्योंकि जिसने इंडस्ट्री चलानी है वो आदमी रखेगी। अगर अच्छा आदमी है वो जाने नहीं देगा, खराब है तो बाहर कर देगा। उसको फ्रीडम होनी चाहिए, फ्रीडम टू हायर एंड उसमें कोई गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। ये सीधी बात नहीं, बिल्कुल ये पॉइंट सही है। बहुत सारे लॉज में गवर्नमेंट इंटरफेरेंस होना चाहिए। गवर्नमेंट के जो पुराने लॉज थे अब वो ऑब्सोलीट हो गए, दे कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड। क्योंकि जहाँ ये लॉ लगाएंगे वहाँ इंस्पेक्टर आ जाएगा, जहाँ इंस्पेक्टर आ जाए काम नहीं होगा, घूस दीजिए, करप्शन बढ़ेगा। जहाँ पर इंटरफेरेंस, मैन टू मैन इंटरफेरेंस होगा वहाँ पर करप्शन बढ़ेगा। आप सब हटा दीजिए, जैसे इनकम टैक्स में आपने तमाम चीज़ें हटा दी, अब करप्शन काफ़ी रिड्यूस हो गया वहाँ पर। इसी तरह हर जगह होना चाहिए। और ये पॉलिसी ऑफ हायर एंड फायर जो हम कह रहे हैं, ठीक है, अच्छा लगता है नहीं लगता है, लेकिन लेट इट बी बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई कि हम क्या देंगे वो क्या लेगा। अगर किसी को 10 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं आप क्या नहीं रुकेगा, आपको रोक रहा है, पैसे दीजिए उसको। ही विल बी रिवार्डेड ऑल्सो, ही विल बी क्या पनिश्ड ऑल्सो इफ़ ही इज़ नॉट वर्किंग। तो दोनों चीज़ें चलनी चाहिए।
बिल्कुल, और ये productivity एम्प्लॉयर के पे बीच असर में, पड़ेगा। ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में चाहिए, इसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंस रोल नहीं नहीं होना चाहिए रोल, क्योंकि गवर्नमेंट इंस्पेक्टर क्या करेगा उसमें? ही डज नॉट नो बिजनेस, ही नोज ओनली किताब में क्या लिखा है, आपने ये फॉलो नहीं किया, आपने EPF नहीं लगाया, आपने CPF नहीं लगाया, क्यों कर रहे हैं सब भाई? अच्छा, ये ESI और PF के रिलेशन में क्या कहना है आपका? ये कंपलसरी जो पेमेंट्स हैं, व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट? क्या इनको ख़त्म करके कोई मतलब एक ऐसा कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि एम्प्लॉय इंश्योरेंस करा दिया थर्ड पार्टी तो वो सारी चीज़ों को टेक ओवर करे? व्हाई शुड वी द एंटरप्रेन्योर गो आफ्टर ईच एंड एवरीथिंग कि ESI पे करे, ये एम्प्लॉइज प्रोविडेंट स्कीम है, एम्प्लॉइज और जो है उसके बारे में एक जो पॉलिसी अब बन के आई है प्रोविडेंट फंड की, तो वो ठीक है, आप 20 एम्प्लॉई पे रखते हैं अभी इम्प्लीमेंट करने को। अगर ज़्यादा आप नहीं चाहते हैं कि लोग इतने लगे, आप लिमिट बढ़ा दीजिए, 50 पे कर दीजिए। ये तो एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि कहाँ हम लगाएं कहाँ ना लगाएं, लेकिन ये अभी डिस्कशन का मैटर है, इसमें इतनी जल्दी कोई डिजिटल आंसर नहीं दे सकता। हाँ, लेकिन कंसीडर किया जा सकता है, कंसीडर करना चाहिए कि जो छोटे एम्प्लॉइज़ हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, उनके ऊपर कम से कम लॉ लगे, कम से कम, और उसको कंप्लायंस कम से कम करें। और जहाँ पर भी आप इंडस्ट्रियल कल्चर लाएँ, आप बनाएं, वहाँ पर लीगल सेल और एक कमर्शियल सेल बनाएं, ताकि वहाँ से वो सब के काम वहीं से चले जाए और इसका काम सिर्फ प्रोडक्शन में और सेल में लगे। अच्छा, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में के फॉर्मुलेशन में इंडस्ट्री का इनपुट लेना आप कैसे समझते हैं कि ये ज़रूरी है, या सिर्फ RBI या गवर्नमेंट मिलके कुछ बाबुओं के साथ में इंडस्ट्रियल पॉलिसी बना दे, इकोनॉमिक पॉलिसी बना दे और वही सफिशेंट है? अब पॉलिसी की तो देखिए ऐसा है कि ये बड़ा वेग इशू है, इसमें कुछ डायरेक्टली RBI का क्या रोल क्या है, RBI के रोल भी बढ़िया, ऐसी बात नहीं है, बट देयर आर सर्टेन डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट विच आर नॉट इम्प्लीमेंटेड एट द ग्राउंड लेवल। बैंक का रोल है फाइनेंस करना, दे डोंट फाइनेंस प्रॉपरली, और अगर कर रहे हैं तो जो बैंक कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं काम, जो नहीं कर रहे हैं वो खराब कर रहे हैं बिल्कुल। तो ये जो चीज़ें हैं ग्राउंड वर्क की, उसको इम्प्लीमेंट करके देखा जाए टू दी पॉइंट कि भाई कौन से लॉज हैं ऐसे जो हटाने चाहिए, कौन से लॉज हैं जो चलाने चाहिए, और कैसे गवर्न किया जाए, ताकि बेसिक इशू ये है कि जो एम्प्लॉयर है उसके ऊपर कम से कम बर्डन, कंप्लायंसेस का कम से कम बर्डन, जो ज़रूरी है, जो बहुत ज़रूरी है वही हो, और वो अपना रिटर्न वगैरह सब फाइल करें, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट और था कि जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जनरली, जो पढ़ के बाहर निकलते हैं, अगर कुछ वो बिज़नेस करना चाहें तो जनरली उनके पास पैसा नहीं होता है इतना कि वो बिज़नेस कर पाएँ, तो वो देखते हैं कि गवर्नमेंट सपोर्ट हो या बैंकों से सपोर्ट मिले, जनरली इसी की कोशिश करते हैं वो, वरना कहाँ से लेंगे, अपने घर से लेंगे पैसा। अब यहाँ पे देखने में आता है कि फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर को फाइनेंस करने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता, कोई भी तैयार नहीं होता। बैंक सिक्योरिटी मांगते हैं, और घर का कितना पैसा आदमी लगा सकता है उसमें। तो कोई भी नई एंटरप्रेन्योर, पहला फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर को नई टेक्नोलॉजी में, नई थिंकिंग में, नए बिजनेस में पैसा लगाने से डरता है, इसीलिए एंटरप्रेन्योरशिप का पे बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। आपके हिसाब से किस तरह से नए यंग एंटरप्रेन्योर को लिक्विडिटी उपलब्ध कराई है ताकि वो अपने आइडियाज़ को एक्शन में ला सकें, क्योंकि अल्टीमेटली यही एक ड्राइविंग फोर्स होगा इकोनॉमिक। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके तमाम IIT के ग्रेजुएट्स निकलते हैं विद न्यू आइडियाज़ विच बैंक्स आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, और उसका कोई सामने कुछ होता नहीं है, तो लोग बिलीव नहीं करते, और जब बिलीव नहीं करते कहते हैं क्यों फाइनेंस करें, हमारा पैसा डूब जाएगा। इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ फंड्स अलग से छोटी इंडस्ट्रीज़ के लिए, टिनी इंडस्ट्रीज़ के लिए देने चाहिए, अलग से अलॉट कर दें और उसको दें, और उससे कोई कोलेट्रल पर्सनल गारंटी से भूल जाए। अरे भाई बिजनेस है, सक्सेस है, अगर 50 आदमी को फाइनेंस किया, अगर 2-4 फेल भी हो गए, उनको दूसरी तरह से देख लीजिए, और बाकी जो सक्सेस हुए उससे गवर्नमेंट का काम हुआ। नहीं, लेकिन जो हमने बताया, जी भाई, जो नए प्रोजेक्ट लगाते हैं उसमें काफ़ी पैसा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च हुआ। हमने भी बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर को गवर्नमेंट बना करके तैयार रेडीमेड दे, और उसका पैसा सिर्फ उस पर लगे टेक्नोलॉजी या प्रोजेक्ट्स लाने में, या आपका प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल करने में, सिर्फ वही उसका रोल होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में और नहीं होना चाहिए। और अगर प्लांट एंड मशीनरी का है तो उसमें ठीक है, बैंक फाइनेंस कर 75%। अच्छा आइडिया। उसमें RBI के रूल्स है, 75% कॉस्ट का वो फाइनेंस करेगी बैंक, कंपल्शन कर दें, अगर दिया है तो 1 हफ्ते के अंदर फाइनेंस हो जाना चाहिए।
नहीं, ये आइडिया बहुत अच्छा है। और कि आपके- अगर उसने आपने पैसा प्रपोजल काफी दिया, लग जाता उसका एक मैं आईडी नंबर दे दें कि या इसने न्यू एंटरप्रेन्योर ने दिया, एक सीमा बना दें उसमें 50 लाख तक की या 1 करोड़ तक की, कि ये देते हैं प्रोजेक्ट में इतना लगेगा प्लांट एंड मशीनरी में, सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी के लिए वो मार्जिन लाए अपना 25% मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं, 75% गवर्नमेंट शेयर कर ले। अगर मान लीजिए 25 लाख 50 लाख की प्लांट एंड मशीनरी है तो 10-12 लाख वो अपना लगाए और बाकी 40 लाख या 50-45 लाख गवर्नमेंट फाइनेंस कर दे, उसको बैंक फाइनेंस करे तो प्रोजेक्ट लगा ले जाएगा। टेक्नोलॉजी की कॉस्ट भी होती है, वहाँ से 10 लाख की टेक्नोलॉजी लेके आया मालिक, परचेज किया, सारी टेक्नोलॉजी पेपर यहाँ आएगा लगाएगा। नहीं, 50-50 कर ले, हाई रिस्क में 50-50 भी कर ले। 50-50 पे नहीं, कोई नहीं कर पाएगा, 50-50 हमारी समझ में नहीं हो आता सकता है। और बैंक में हम तो समझते हैं और लिबरल होना चाहिए प्रोजेक्ट प्लांट एंड मशीनरी लाने में, क्योंकि जो आदमी प्रोजेक्ट लगाने जा रहा है प्लांट एंड मशीनरी हाँ, वो अपने पैसे थोड़े ना डुबोएगा। तो बड़ा भारी काम कर रहा है इंडस्ट्री में सही लाने बात है, सही। का, और उससे जनरेशन जो होगा, रेवेन्यू का जनरेशन होगा, आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपका सैलरी जॉब्स देंगे, ये भी तो एक इनडायरेक्ट एडवांटेजेस है। नहीं, ये तो कितने बड़े direct एडवांटेज है। ये तो direct advantage। अगर आपने इतने इंफ्रास्ट्रक्चर लगा के दे दिए और सिर्फ वो प्लांट एंड मशीन ला के नेक्स्ट डे चालू हो जाएगा, तो आप ये समझिए कि आपने उसका टाइम कितना कर्टेल कर दिया। नहीं, गवर्नमेंट का कोई लॉस नहीं है। और जो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर एक आपने पॉइंट लगाया लैंड एक्विजिशन का, कि ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में डायरेक्टली वो लोग करें, बाकी गवर्नमेंट का वहाँ इंटरफेयर ना हो। और जैसे कार प्लांट है, वो तो बड़े बड़े करोड़ों के प्रोजेक्ट हैं, उसके लिए वो अपना देखें। लेकिन जो टीनी प्रोजेक्ट्स हैं जो 50 लाख 1 करोड़ के अंदर आते हैं, MSME टाइप के हैं, उनके लिए आप इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा सबको दीजिए। कोई आदमी अपना नहीं बनाएगा, कोई भी नहीं बनाएगा, अपने कायदे से बना करके एक अपने बढ़िया आर्किटेक्ट को बना के डिज़ाइन कर दिए, शेड ABC कैटेगरी कर दिए, 3 कैटेगरी में, छोटी बड़ी बीच की या बड़ी, और तीनों में जिसको जो लाइक का साइज़ का प्रोजेक्ट हो उसमें लगा ले, कौन सी बात है। और उसमें भी जगह छोटी करना और बड़ी करना, ये भी एक फ्लेक्सिबिलिटी। OD ले लो, टर्म लोन ले लो, बस हमारे पास 3 प्रोडक्ट हैं बेचने के लिए और कुछ नहीं है। अब जिस बंदे के ने पहली बार बिजनेस लगाने जा रहा है, उसके पास कोलेट्रल देने के लिए क्या है, वो कैसे वो कोलेट्रल देगा। अब आप जब तक वो पहली बार बिजनेस नहीं चलाएगा तब तक वो उस बिजनेस को एक्सपैंड कैसे कर सकता है। इसका मतलब जिसके पास पैसा है वो तो बिजनेस लगा सकता है, जिसके पास पैसा नहीं है वो शुरू भी नहीं कर सकता। तो एक बहुत बड़ा ये हसल है जो गलत चीज़ है, मेरे हिसाब से इस चीज़ को दूर होना चाहिए। फर्स्ट टाइम हमारे पास इन प्रोडक्ट्स की वैरायटी बढ़नी चाहिए दुनिया के हिसाब से। सीड फंडिंग होनी चाहिए, वेंचर कैपिटल फंडिंग होनी चाहिए, और सप्लीमेंट्री राउंड ऑफ फंडिंग जो दुनिया भर में सब जगह होती है। वेंचर कैपिटल फंड एक नई हाई रिस्क इंडस्ट्री को फंड करने का एक मेजर तरीका है दुनिया में। हिंदुस्तान में ये फंड अभी तक अवेलेबल नहीं है। इसको हर बैंक की मेरे हिसाब से कम 10% से 20% इन्वेस्टमेंट हाई रिस्क इंडस्ट्री में होनी चाहिए, और वो उनको रिकवरी के लिए बाकायदा इंश्योरेंस होना चाहिए, जो इंश्योरेंस का उसका पैसा जो गवर्नमेंट का काम है गवर्नमेंट को जरूर करना चाहिए। और ये सैंक्शन ऑफ लिमिट्स वगैरह जो है बहुत इजी होनी चाहिए। इवन ऑन फोन loans will be sanctioned the same day. It should not take weeks and months and together. Yeah. Why? You see the project, you see the paper and give it. और कोई लेके भागने वाला नहीं है। कोई नहीं, अपना पैसा खुद लगा रहा है, हमें लगा रहा है। सोच लें सब बेईमान है और हम किसी को फाइनेंस नहीं करेंगे तो, और कोलेट्रल बिना नहीं करेंगे तो कितने कोलेट्रल हैं, सैकड़ों करोड़ कोलेट्रल लगा के बैठे हैं, बेच नहीं पा रहे जमीन। कोलेट्रल होने से फायदा क्या है? करेंगे क्या? जिसको भागना है वो भाग गया, भागने ना पाए, आपके रेट इजी हो वो, और आप डिमांड देख के दीजिए। अगर कोई कहता है हमारी लिमिट कम कर दी, आई डोंट नीड डू इट इमीडिएटली, हाँ, नो चार्जेस। अगर ज़्यादा मांगता है, कोई ऑर्डर आ गया किसी के पास बड़ा, क्या वो वेट करेगा 10 महीना भर? तुरंत इमेज दीजिए, ऑर्डर दिखाइए, लिमिट लीजिए, वर्कआउट कर लीजिए। जब कम हो आरबीआई को कुछ नॉर्म सब ठीक करके बैंकों के ऊपर एक कंपल्शन हो जाना चाहिए। There should be some law by which bank has to say yes or no within a week maximum, not more than this. और जो ये टेम्परेरी लिमिट्स होती हैं, इसके लिए तो फ़ोन पे होना चाहिए कि हमको चाहिए, हमें रॉ मटेरियल खरीदना है, दीजिए, खरीदिए, पैसा आ गया। मतलब लेस देन 6 मंथ्स की जो लिमिट होती है। हाँ, लेस देन 6 मंथ्स। अरे वो 6 महीने रिपेयर कर देगा। कोई इमीडिएट कोई बड़ा ऑर्डर आ गया दे दीजिए उसको लिमिट। सही बात। हाँ, वेट मत कीजिए कि अभी 10 लाख लिमिट है, हम तो आपको ज़्यादा जाने नहीं, इसके पास 100 आपको कैश फ्लो लाइए, फंड फ्लो लाइए, इसके बाद 10 करोड़ की फैक्ट्री है, वो 10 लाख रुपए। जब तक आप लिबरल फाइनेंसिंग में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, मैन पावर में
आदमी को फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ये समझ लीजिए। मेरे ख्याल से आज पहले दिन के लिए सेशन काफ़ी प्रोडक्टिव रहा, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, और मेरे ख्याल से हम लोगों को आपके जो एक्सपीरियंस है इसका फ़ायदा मिलेगा। ये बात सही लोगों तक पहुंच जाए सही टाइम से, ये इसको पहुंचाने की हम लोग अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। आगे भी मिलते रहेंगे और संवाद जारी रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।